बच्चों, आज से मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी कि अवकलज का अनुप्रयोग। अवकलज का अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले हमें उन सारे फार्मूलाओं के बारे में जानना होगा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में प्रयोग होने वाला है। तो ये जो आपका वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी अवकलज के अनुप्रयोग में जो भी आपका प्रयोग होने वाला फार्मूला है, जो यूज होने वाला फार्मूला है, उन सारे फार्मूलाओं के बारे में हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे और देखेंगे एक एक करके कि हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में कौन कौन से फार्मूला यूज करना है और क्या क्या फार्मूला है। ठीक है, उन सारे फार्मूलाओं को पहले हम इसलिए जान लेंगे ताकि आपको जब टॉपिक्स पढ़ाया जाए तो उसमें आपको थ्योरेटिकल चीज़ आसानी से समझ में आ जाए और फार्मूला कौन सा यूज करना है यह भी आपको समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो आपका टॉपिक्स पढ़ना है वह है आपका पहला टॉपिक्स रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी राशियों के परिवर्तन की दर। तो आपको पढ़ना है कि राशियों के परिवर्तन की दर, ये आपका पहला एक्सरसाइज में मिलेगा यानी 6.1 में मिलेगा। तो 6.1 में पहले हम लोग जान लेते हैं कि उसमें हमें कौन कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो देखिए पहले तो आपको इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस डिफ्रेंशिएशन का एक परिवर्तन की जो दर है उसका आपको उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना होगा। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि dx/dt लिखा गया है तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x एट एनी टाइम t, यानी किसी समय t पर x में परिवर्तन की दर। कहने का मतलब यह कि अगर आप dx/dt निकालते हैं तो x में आप परिवर्तन करते हैं और किसके रेस्पेक्ट में परिवर्तन करते हैं, तो t के रेस्पेक्ट में या t समय पर। ठीक है, और यही चीज़ अगर आपसे पूछा जाए कि dy/dx, तो dy/dx तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन में बहुत सारा सीखे ही हैं और इसके बारे में आप लोगों को जानकारी है, लेकिन यहाँ पर हमें dy/dx को हम दूसरा रूप में पढ़ेंगे। कैसे, देखिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष y का परिवर्तन की दर या y के परिवर्तन की दर। मतलब यह dy/dx जो है y में आप परिवर्तन करना चाहते हैं किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज यानी पहला जो आपका टॉपिक्स है 6.1, उसमें आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि किसी भी वस्तु में अगर आप किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन करते हैं तो उसके लिए फार्मूला कौन सा होगा। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जिसमें आपको ज़्यादातर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि dx/dt को हम लोग क्या पढ़ते हैं, dy/dt को क्या पढ़ते हैं। दूसरा जो आपका टॉपिक्स है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो आपका टॉपिक्स है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, यानी कि दूसरा जो आप 6.2 जो पढ़िएगा उसमें आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हमें क्या क्या जानना है। तो मान लीजिए कि IBA open interval contained in the domain of a real valued function f, then f is said to be, मतलब सीधी सी बात आप ऐसे समझिए, यहाँ पर आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ तक देखिएगा ध्यान से कि पहला नंबर यह फार्मूला समझिएगा, इंक्रीजिंग ऑन आई, यानी कि आई एक इंटरवल है, उसमें वर्धमान कब होगा। देखिए वर्धमान को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग कब होगा, फिर आपको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा। चार को टॉपिक्स इसमें समझने हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। फिर से देखिएगा ध्यान से, पहला इंक्रीजिंग, दूसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तीसरा डिक्रीजिंग और चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हिंदी में समझ लीजिए वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान। अब ये चार टॉपिक्स कब कब हो गए इसके कंडीशन को समझ लीजिए। यदि x1 छोटा है x2 से, डैट इम्प्लाइज fx1 छोटा बराबर आया fx2 से, तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वह इंक्रीजिंग है। और यही चीज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, जब देखिएगा ध्यान से, x1 छोटा है x2 से, डैट इम्प्लाइज fx1 छोटा है किससे, fx2 से, तो हम इस टाइप में कहेंगे कि जो फंक्शन है वह क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है।
ठीक है। और यही चीज़ अगर डिक्रीजिंग कब होगा, तो x1 अगर छोटा है x2 से, डैट इम्प्लाइज fx1 बड़ा है और बराबर fx2 से है, तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन जो है वह डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होगा, तो x1 अगर छोटा है x2 से, डैट इम्प्लाइज fx1 बड़ा होगा किससे, fx2 से। ये सब जो बात है ना आपको थ्योरेटिकल चीज़ में हम प्रैक्टिकल करके बताएंगे, यानी कुछ एग्जाम्पल्स पर जब इसको हम समझाएंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। फिलहाल आप बस ये चारों टॉपिक्स को जान लीजिए कि आखिर कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको समझना है यह, इसको आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आप देखिएगा गौर से कि अगर इसमें आपको एक डिफ्रेंशिएशन के मदद से कैसे जानेंगे कि फंक्शन जो है वह इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा, इसके लिए तो यहाँ पर आप गौर से देख लीजिए। पहले इस कंडीशन को देख लीजिए अच्छा से, एफ डैश एक्स के बारे में आप जानते हैं ना, एक बार डिफ्रेंशिएशन, तो एफ डैश एक्स अगर 0 के बड़ा और बराबर है, बात सुनिएगा ध्यान से, एफ डैश एक्स 0 के बड़ा और बराबर है तो हम कहेंगे फंक्शन जो है वह इंक्रीजिंग है। क्या है, इंक्रीजिंग है, यानी कि वर्धमान है। अगर एफ डैश एक्स 0 से सिर्फ और बड़ा है, इसमें देखिए इसमें बराबर का भी साइन था, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, बड़ा का साइन है। अगर बड़ा और बराबर है तो वर्धमान, और सिर्फ बड़ा है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान, ठीक है, लगातार बढ़ रहा। और वही चीज़ अब ह्रासमान मतलब होता है घटना, तो ह्रासमान देखिएगा कब होगा, एफ डैश एक्स जो है 0 से छोटा और बराबर होगा तो हम कहेंगे कि डिक्रीजिंग है, यानी कि ह्रासमान है। और यही चीज़ अगर एफ डैश एक्स 0 से छोटा है, सिर्फ इसमें छोटा, इसमें बराबर का साइन नहीं है, तो अगर 0 से छोटा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी निरंतर ह्रासमान, ठीक है। तो आपको बस इसमें याद क्या क्या रखना है, शेष समझिए, इस चीज़ को आपको याद रखना है, 0 से बड़ा और बराबर, और एगो 0 से बड़ा है सिर्फ, ठीक है। तो अगर बड़ा और बराबर है तो कहेंगे सीधा इंक्रीजिंग, और अगर सिर्फ बड़ा है तो उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, मतलब निरंतर वर्धमान। और वही चीज़ छोटा और बराबर है तो उसको बोलेंगे डिक्रीजिंग, और सिर्फ छोटा है तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब निरंतर ह्रासमान। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो आपको करना क्या है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में यही 4 गो टॉपिक्स याद रखने, और यही चारों फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी 6.2 जो है आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, आते हैं जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, यानी स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। इसके बारे में आप लोगों को बहुत अच्छा से समझना होगा। टॉपिक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे जो है 1 नंबर का सवाल, 2 नंबर के सवाल और 5 नंबर तक के सवाल भी इसमें से आते हैं। ये आपका 6.3 का टॉपिक्स है, ठीक है। तो 6.3 में आपको पढ़ने क्या है, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इनके बारे में समझ लेते हैं कि आखिर हमें टेंजेंट्स और नॉर्मल यानी कि स्पर्श रेखाएं और अभिलंब में हमें कौन कौन सा फॉर्मूला जरूरत पड़ने वाला है, ठीक है। और देखिए, तो सबसे पहले आपको समझना है इसमें 1 नंबर कि इसमें आखिर टेंजेंट क्या होता है और अभिलंब क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए इस फिगर को आप गौर से अच्छा से समझिएगा ध्यान से, ये आपका एक वक्र है, ठीक है। ये क्या है, y बराबर एफ एक्स जो है एक वक्र है, और ये वक्र पर अगर एक बिंदु पर ये जो हम लाइन खींचे हैं इसको हम स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, वक्र पर स्पर्श करते हुए जाने वाली रेखा को हम लोग टेंजेंट या स्पर्श रेखा के नाम से जानते हैं। और याद रखिए, अगर ये स्पर्श रेखा है तो स्पर्श रेखा पर जो लंब रेखा होता है उसी को हम अभिलंब के नाम से जानते हैं। ये क्या है, लंब, इस रेखा टेंजेंट पर जो लंब रेखा होता है ना उसी को हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं। तो हमको सीखना है 2 चीज, एक टेंजेंट और एक नॉर्मल। तो देखिए पहला चीज समझते हैं कि फॉर्मूला इसमें हमें कौन कौन सा जरूरत पड़ने वाला है। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y बराबर एफ एक्स एट x1, y1, मतलब समझिएगा वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल या प्रवणता। यानी कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि बिंदु x1, y1 पर स्पर्श रेखा की ढाल निकालिए या प्रवणता बताइए, तो क्या होगा। तो ढाल या प्रवणता हम किसको बोलेंगे, तो dy/dx एट x1, y1, मतलब कि आप क्या, जो आपका y बराबर एफ एक्स दिया हुआ रहेगा उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और उसमें आपको x1 और y1 का मान रख देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका प्रवणता या ढाल होगा, ठीक है। तो आपको बस इसमें याद क्या करना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि स्पर्श रेखा की ढाल बिंदु पर क्या होगा, तो dy/dx एट पॉइंट x1, y1, बस इतना आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरा याद रखना है स्लोप ऑफ नॉर्मल एट द
टू द कर्व y बराबर एफ एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1। मतलब कि अभिलंब रेखा की ढाल क्या होगा या अभिलंब का प्रवणता क्या होगा इस बिंदु पर। ठीक है, तो इसके फॉर्मूला को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसका फॉर्मूला देखिएगा कि वक्र y बराबर एफ एक्स के बिंदु x1 कॉमा y1 पर अभिलंब की ढाल या प्रवणता जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका प्रवणता क्या होता है -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1। मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स तो होता है, बट इसमें क्या होता है -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अभी आप लोग दो चीज़ समझे, एक स्पर्श रेखा की ढाल और दूसरा अभिलंब की ढाल। ठीक है, तीसरा जो आपको इसमें समझना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 कॉमा y1, मतलब बिंदु x1 कॉमा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, तो समीकरण का फॉर्मूला होता है y माइनस y1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 इंटू x माइनस x1। यानी ये देखिए, ये तो आपको ढाल है डी वाई बाई डी एक्स x1 कॉमा y1, अभी आपको बताया गया स्पर्श रेखा की ढाल, और इधर आप याद रखिएगा y माइनस y1 बराबर डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट इंटू x कॉमा x, यहाँ x माइनस x1, और ये जो तो आपका पॉइंट है। तो ये किसके लिए, स्पर्श रेखा का समीकरण के लिए। अब हम लोग जानेंगे कि स्पर्श रेखा नहीं बल्कि अभिलंब रेखा का समीकरण क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट x1 कॉमा y1, मतलब बिंदु x1 कॉमा y1 पर अभिलंब का समीकरण क्या होता है, तो फॉर्मूला इसी टाइप का होगा, बस खाली यहाँ पर ढाल बदल जाएगा। क्या होगा देखिए, y माइनस y1 बराबर -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट और इंटू में x माइनस x1। तो देखिए आपको याद कैसे रखना है कि y माइनस y1 इंटू एक्स माइनस x1 तो दोनों में है, बस यहाँ पर ढाल जो है किसका, स्पर्श रेखा का ढाल है, और यहाँ पर किसका ढाल है, अभिलंब रेखा का ढाल। तो आपको अगर कैसे याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए स्पर्श रेखा का समीकरण, तो फॉर्मूला आप याद रखें, यहाँ पर आप स्पर्श रेखा का ढाल रखें, और अगर आपसे पूछा जाए कि अभिलंब का समीकरण, तो यहाँ पर अभिलंब का ढाल रखें। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को ये चार गो फॉर्मूला जो है ये चारों इंपॉर्टेंट है, और इसमें कुछ नोट्स आपको याद रखने हैं। इस नोट्स को आप देख लीजिए। पहला नंबर नोट यह है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसको हिंदी में समझिएगा कि स्पर्श रेखा जो है एक्स अक्ष के समानांतर है। किस अक्ष के समानांतर है, एक्स अक्ष के। अगर कहा जाए कि एक्स अक्ष के समानांतर है, इसका क्या मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 आता है तो कहेंगे कि वह एक्स अक्ष के समानांतर है। और अगर ये टेंजेंट जो है पैरेलल समांतर किस एक्सिस के, वाई एक्सिस के, कब होगा, जब उल्टा डी एक्स बाई डी वाई किसके बराबर, 0 के बराबर। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 के बराबर तो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और अगर डी एक्स बाई डी वाई 0 के बराबर होगा तो वह किस एक्सिस के पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। दो नोट और समझिए, टू लाइन्स आर पैरेलल यानी समानांतर, ये 11th क्लास का टॉपिक है, आप ये पढ़े होंगे कि दो गो रेखा जो समानांतर कब होता है, जब दोनों का ढाल बराबर होता है, m1 बराबर m2। ठीक है, और दो रेखा जो है परपेंडिकुलर यानी कि लंब कब होता है, जब m1 गुने m2 बराबर -1। ये तो आप दोनों जो फॉर्मूला है वो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो टेंजेंट्स और नॉर्मल में बस ये चार गो फॉर्मूला आपको यह याद रखना है, और 4 गो नोट यह याद रखना है, जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला टॉपिक्स पर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक में आपका टॉपिक्स क्या है, अप्रॉक्सीमेशन यानी कि सन्निकटन। और ये जो टॉपिक है ना, ये आपका 6.4 यानी 6.4 में आपको जो भी यूज होने वाला फार्मूला है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, अप्रॉक्सीमेशन का मतलब होता है सन्निकटन। तो इसमें आपको करना क्या होगा कि अप्रॉक्स वैल्यू आपसे पूछेगा, तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम फार्मूला को समझते हैं। तो देखिए, इसमें आपको फार्मूला यह लगाना है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फिर से देख लीजिएगा, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इसमें दो फार्मूला आपको और यूज करना पड़ेगा जो 1 नंबर के सवाल में आएगा। अप्रॉक्सीमेट चेंज इन वी, वी मतलब वॉल्यूम आप जानते हैं, वी यानी आयतन में सन्निकट परिवर्तन पूछेगा, जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, ये सब में आपको आयतन का सन्निकट परिवर्तन आपसे पूछेगा। तो आयतन में सन्निकट परिवर्तन का फॉर्मूला होगा डी वी बराबर
डी वी बाई डी एक्स गुना डेल्टा एक्स, ठीक है। डी वी बराबर क्या होगा, डी वी बाई डी एक्स गुना डेल्टा एक्स। और अगर यही चीज़ आपसे पूछे जाए अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया में, मतलब क्षेत्रफल में अगर सन्निकट परिवर्तन आपसे पूछा जाए तो क्या लिखिएगा, डी ए बराबर डी ए बाई डी एक्स गुना डेल्टा एक्स, ठीक है। तो इस तरह से आप आसानी से फॉर्मूला याद कर सकते हैं। लेकिन देखिए ये सब जो टॉपिक्स हैं ना आपको बहुत अच्छा से समझ में कब आएगा, जब पूरा थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ाया जाएगा और आपको एग्जाम्पल्स बताया जाएगा, तब आपको ये सब फार्मूला बहुत अच्छा से समझ में आएगा। अभी आप क्या कीजिए, बस जानकारी ले लीजिए कि हाँ फार्मूला ये सब है, और जब आप टॉपिक्स पढ़िएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ते हैं, बस इस सन्निकटन में आपको इतना ही टॉपिक्स याद रखने हैं। जो लास्ट हमारा जो टॉपिक्स है वो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, और ये आप लोगों को बहुत अच्छा से समझना है। देखिए अगला जो आपका टॉपिक्स है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। ये जो है आपका 6.5 का टॉपिक है। 6 पॉइंट किस में है, 5 में। तो लास्ट आपका टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी कि उच्चतम और न्यूनतम, या महत्तम और न्यूनतम जिसको हम बोलते हैं। तो आपको इसमें फॉर्मूला दो तरह के याद रखने हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होता है, ठीक है, और एक होता है सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। दो तरह से आपको इसमें फॉर्मूला याद रखने हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा पता कर सकते हैं, और सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट भी होता है जो मैक्सिमम और मिनिमम पता करने के लिए फॉर्मूला होता है। तो देखिए पहला फॉर्मूला देखिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम, मतलब कोई फंक्शन जो है वह महत्तम होगा एक्स बराबर किस पर, ए पर। कब महत्तम होगा, जब एफ डैश एक्स का मान, ध्यान दीजिएगा, एफ डैश एक्स का मान प्लस से माइनस की ओर जाए। प्लस से माइनस मतलब पहला बढ़े और दूसरा क्या हो, घट जाए। फिर से समझिएगा, इस पॉइंट पर देखिए, जैसे मान लीजिए ग्राफ है आपका, ये पॉइंट ए है, तो ए से पहले आपका प्लस आए और ए के थोड़ा देर बाद क्या है, माइनस आए, मतलब पहला प्लस और बाद में माइनस। अगर ऐसा आता है तो वह फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होगा तो इसका मैक्सिमम वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे एफ ए। क्या लिखेंगे, एफ ए कहाँ से लाइएगा, जो पॉइंट आपका आ रहा है अभी मैक्सिमम पॉइंट, उसी में हम फंक्शन में रख देंगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। और यही चीज़ मिनिमम कैसे होता है देखिएगा, ए फंक्शन एफ एक्स इज मिनिमम, यानी न्यूनतम होगा एट एक्स बराबर ए पर। भाई न्यूनतम कब होगा, जब एफ डैश एक्स का मान पहले निगेटिव और बाद में कथी है, पॉजिटिव। मतलब देखिएगा, इसको ग्राफ पर समझिए, पहले निगेटिव है, ए से थोड़ा सा पहले निगेटिव है और ए से थोड़ा सा बाद में क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ए पॉइंट के पहले प्लस आए और ए पॉइंट के बाद में कथी है, माइनस आए, तब हम कहेंगे कि फंक्शन जो होगा वह मिनिमम होगा, यानी न्यूनतम होगा। और इसका न्यूनतम मान क्या होगा, मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो एफ ऑफ ए होगा, ठीक है। तो पहले आप इस दोनों बात को हम एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए। पहले कैसे याद रखेंगे कि मैक्सिमम भाई कब होगा, जब एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव से निगेटिव की ओर बढ़े। कथी से कथी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। और देखिए मिनिमम कब होगा, जब एफ डैश एक्स का मान निगेटिव से पॉजिटिव, ये उल्टा है, ध्यान दीजिएगा, ये प्लस से माइनस है और ये क्या है, माइनस से प्लस। ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग समझते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे याद रखें कि कैसे फंक्शन जो है मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। तो देखिए, ए फंक्शन एफ एक्स इज मैक्सिमम कब होता है, एक्स बराबर ए पर, जब डबल डैश, देखिए डबल इसलिए बोले क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट है, मतलब दो बार डिफ्रेंशिएशन। तो डबल डैश एक्स का मान जो है जीरो से क्या हो, छोटा हो। देखिए इसको क्या बोलते हैं, छोटा। तो एफ डबल डैश एक्स जीरो से अगर छोटा है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, तो कहेंगे फंक्शन जो है वह मैक्सिमम है। और अगर यही फंक्शन मिनिमम कब कहलाएगा, जब एफ डबल डैश एक्स का मान क्या हो, जीरो से बड़ा हो, ठीक है। इसमें उल्टा याद रखिएगा, जीरो से छोटा होगा तो मैक्सिमम होगा और जीरो से बड़ा होगा तो मिनिमम होगा। कौन सा, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये बस आपको दो चीज़ इसमें आपको याद रखने हैं। लास्ट जो आपका टॉपिक है, यानी इसी में आप एक और आपका फॉर्मूला है विदाउट डेरिवेटिव टेस्ट। तीन तरह के इसमें टेस्ट होते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट होते हैं, एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है विदाउट डेरिवेटिव। मतलब बिना अवकलज के भी आप बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वह मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। तो देखिए बिना अवकल परीक्षण कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि अगर कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका मान छोटा और बराबर आ रहा है ए से। फिर से सुनिएगा, कोई फंक्शन है एफ एक्स और उसका मान छोटा और बराबर कहाँ आ रहा है, ए से। जैसे यहाँ देखिए ग्राफ पर देखिए, ए पॉइंट है और ए से आपका इसका मान छोटा और जा रहा है कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, इधर निगेटिव जा रहा है। तो अगर बराबर है ए के और छोटा तक जा रहा है तो इसको हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू इसका क्या होगा, ए होगा। नहीं समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका ए है और ए से आप
अब छोटा बहुत जा रहा है तो छोटा जा रहा है तो सबसे बड़ा तो ए ना होगा, तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ए बोलेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, यही चीज़ एफ एक्स का मान लीजिए कि आपका बड़ा और बराबर ए है, कहती है बड़ा और बराबर ए है, जैसे यहाँ पर ग्राफ पर देखिए ए है और ए से ही बड़ा जा रहा है, तो बड़ा जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन इसमें हम कौन सा वैल्यू बताएंगे, मिनिमम वैल्यू, इसीलिए लिखेंगे मिनिमम वैल्यू जो है ए होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इम्पॉर्टेंट फार्मूला, यानी कि इस वीडियो में हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो भी यूज़ होने वाला फार्मूला है उसके बारे में हमने बता दिया है। और एक बार जो है आप एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आसानी से सारा बात आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आप जब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। पहले हम यह फार्मूला इसलिए बता दिए हैं ताकि आप लोगों को पहले से जानकारी हो। तो अंत में हम कहना यही चाहेंगे कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत के साथ आपको वीडियो बनाया गया है। तो और चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स वाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।